तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है आपका वह समास का टॉपिक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू रे? समास पढ़ेंगे, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे तो सम प्लस आस, क्या होगा बाबू रे? सम प्लस आस। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना, है ना। क्योंकि ऐसे भी जब दो पद मिलता है तो एक पद में आता है तो ऑटोमेटिक है कि छोटा हो जाता है। और समास का जो उल्टा होता है वह क्या होता है बाबू रे? आपका विग्रह होता है। समास का उल्टा क्या होता है? विग्रह होता है ना। ये भी याद रखना है, समास का उल्टा विग्रह। और हम लोग समास को समझने में मूल चार बातों को समझेंगे। अगर चार बात अगर समझ गया तो पूरे समास समझ गया और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। कितना? चार बात को समझना है। और वो चार बात क्या है अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले अभी हम बताएं, समास का अर्थ संक्षिप्त करना होता है। समास का अगर उल्टा की बात करेंगे तो विग्रह होता है। जैसे संधि का उल्टा विच्छेद होता है ना, समास का उल्टा विग्रह होता है। अब विग्रह क्या है ये भी चर्चा करेंगे, समास क्या है ये भी चर्चा करेंगे, और दो पॉइंट है वो भी चर्चा करेंगे। कम से कम अभी हम चार पॉइंट जो चर्चा करेंगे वो समास में मदद मिलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसका बेसिक चीज है, समास पढ़ाने का बेसिक चीज है। तो वो बेसिक चीज आपको पता चल जाएगा अभी क्या क्या हमको पढ़ाना है ना। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आपका पूर्व पद। पूर्व पद पढ़ना है हमको, ठीक है। और दूसरा उत्तरखंड पढ़ना है। और तीसरा जो है आपका वह पढ़ना है समस्त पद। क्या पढ़ना है? समस्त पद। और चौथा जो पढ़ना है वह विग्रह। क्या पढ़ना है? विग्रह, है ना। ये चार चीज पढ़ना। उसके बाद हम समास का परिभाषा बताएंगे। अभी हम समास का परिभाषा नहीं बता रहे हैं। ये चार चीज अगर समझ गया तो समास समझ गया। समझ गया बात को? तो ये चार चीजों पर तुमको क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए, पूर्व पद नाम से ही पता चलता है। पूर्व का मतलब बाद में, बाद में होता है नहीं। पूर्व का मतलब पहले। तो पूर्व का मतलब पहले, जो पहले लगा हो वह पूर्व पद कहलाएगा, जो पहले लगा हो। और उत्तरखंड को हम लोग अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। और समस्त पद मतलब जो एक साथ हो, एक पद में हो, उसे क्या कहते हैं? समस्त पद। अगर हम लोग क्या कर देंगे, इस समस्त पद को अगर हम लोग तोड़ देंगे, शब्दों को तोड़ देंगे, अलग कर देंगे, तो वह मेरा विग्रह कहलाता। जैसे लिखे थे एक तरफ समस्त पद लिखे थे, एक तरफ विग्रह लिखे थे। तो तुम लोग कहेगा सर विग्रह क्या होता? तो शब्दों को, समास को तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? विग्रह कहलाती। अब वही तोड़ा हुआ समास को जब एक साथ मिला दे तो वह क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। समस्त पद मतलब एक पद होना। अगर एक पद में होगा तो वह संक्षिप्त में हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए समास का अर्थ तुमको लिखाए थे संक्षिप्त करना होता है, छोटा करना होता है। जैसे अगर यहाँ है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, जब राजा का पुत्र, जब इसको हम लोग छोटा करेंगे तो सीधा लिखेंगे राजपुत्र। दरअसल ये राजपूत जो है यही आपका क्या है? समास है। और यही जो समास है यही आपका समस्त पद भी है। बोलो समझ में आया? कि विग्रह को एक करना, ये जो शब्द है, ये टूटा हुआ जो शब्द है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विग्रह। कैसे पता चला ये विग्रह है? सर समास को तोड़ने की प्रक्रिया, जब समास को हम अलग कर दें तो वही तो मेरा विग्रह है। और इसी को जब तोड़ सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं। अगर इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये राजपूत दरअसल यही है समस्त पद। तो क्या यहां आप समस्त पद समझे? शब्दों को एक करने की प्रक्रिया, शब्दों की तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? और जब समस्त पद होगा वही समास होगा, वही समास होगा, उसी शब्द में समास होगा। जैसे यहाँ राजपुत्र समस्त पद है ना, कहेंगे हम राजपूत में कौन सा समास है, गंगा जल में कौन सा समास है। जो समस्त पद होता है वही समास होता है। अब समास है क्या? समास है क्या? अरे यही ना दो पद जो छोड़ करके, यही दो पद, ये कारक चिन्ह है ना, इसी कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इसीलिए हम पहले कारक पढ़ा दिए हैं, तुमको कारक पढ़ाए हैं ना। तो जब दो पद ये अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़ा, यहां देखो का है तो का छोड़ दिया, और ये दो पद मिल गया तो परिभाषा हुआ, जब दो पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मिलता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। परिभाषा क्लियर हुआ? अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, केवल लिखा देना, केवल नोट्स ले लेना, तुमको 1% समझ में नहीं आएगा। अभी तुमको लिखाए तो कुछ समझ में आया। अब हम जो समझा रहे हैं मजा आ रहा, लग रहा है कि हम सीख रहे हैं, है ना।
तो मेरा ये नियम है कि पहले हम समझाते हैं चीजों को बढ़िया से, 20 मिनट 40 मिनट 45 मिनट तब लिखाते हैं, है ना। लेकिन ऑनलाइन आए तो हमसे पहले लिखा देते हैं तब समझा देते हैं, ताकि ऑनलाइन वाला बच्चा भी समझ जाए। अब जब लिखा हुआ रहेगा तो इन लोगों को ग्रुप में PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। क्या बाबू रे, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आप समास समझ गए, समस्त पद भी समझ गए। ये 4 बात में आपको कहीं किसी बातों में कठिनाई हुई, ये 4 बात को आप अच्छी तरह से समझें या फिर से दोहरा दें। पूर्व पद जो पहले लगा हो, पूर्व पद, सर एग्जाम्पल नहीं दिए, हम ले लो एग्जाम्पल। राजा का पुत्र ये पहले लगा है ना, यही तो पूर्व पद। ये पुत्र बाद में लगा है, यही तो उत्तर। और जिस समास का उत्तरखंड प्रधान हो, ऐसे समास को ही तत्पुरुष समास का। अब उत्तरखंड मतलब अंतिम पद, राजा का पुत्र, पुत्र तो है, पुत्र तो है, प्रधान कौन है, पुत्र। उत्तरखंड ये है ना, पुत्र तो है, लेकिन किसका। कहने का मतलब ये जो बाद वाला जो पद है ना, ये मुख्य है। पुत्र साधारण पुत्र नहीं है, किसका है, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा पूर्व पद, जल, जल क्या है, अंतिम पद। तो जल तो है, लेकिन किसका। तो जल पर हम लोग विशेष बल दे रहे हैं, इसीलिए विशेष बल दे रहे हैं क्योंकि वहां जो जल शब्द है वह उत्तरखंड है। इसी उत्तरखंड को अंतिम पद बोलिए, क्योंकि जो बाद में लगा रहता है उसी को हम लोग अंतिम खंड कहते हैं, उत्तरखंड कहते हैं। तो हम समास में अगर बात करेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अभी हम लोग समास के टाइप पर बात करें। ये 4 बात आप समझ गए, समास का खुदरिया बात आप समझ गए, समास क्या है, समास का अर्थ क्या होता है, ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है। उसके बाद बताएं समास का विलोम शब्द क्या होता है, विग्रह होता है, शब्दों को तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह, ठीक है। शब्दों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। बोलो कहीं कोई दिक्कत है, नहीं। ये 4 बात आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट बात, अब हम लोग बात करेंगे समास के भेद पर। हमको समास का भेद जो है पता नहीं है। सर क्या बात बोल रहे हैं, समास का भेद पता नहीं, नहीं, ट्रिक पता, क्या पता है, ट्रिक पता। अब अगर हम ट्रिक दे देंगे तो समास का भेद पता चल जाएगा। तो क्या डायरेक्ट भेद लिखा दे कि ट्रिक लिखा दे, ट्रिक लिखा दे। तो बटन टिप दो तो वहां अलार्म है, ऑफ हो जाएगा। तो आ जाइए, ट्रिक है, जरा सा ध्यान देना है। ट्रिक है अब तक, अब तक दादी, अब तक दादी, अब तक दादी। अब यहां से आपको बारी बारी से पता चलता होगा कि यहाँ अ से क्या होने वाला है, अ से होने वाला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ब से होने वाला है बहुव्रीहि समास। उसके बाद त से होने वाला है तत्पुरुष समास। वाह गजब, देखें क्या ट्रिक है। कर्म द से द्वंद्व समास। अब द्वि से द्विगु। दरअसल हम ट्रिक बताए थे और ट्रिक के दरमियान मेरा समास का भेद पता चल गया। तो समास के कितने भेद होते हैं, तो पता चल गया समास के भेद। तो समास का कितना भेद, VVI ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपका, भेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद, कहीं कोई प्रकार का परेशानी। अब हम लोग बारी बारी से इन 6 भेदों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहां पर कहेगा सर यहाँ तो अब बताएं अव्ययी भाव समास, और बताइए पहले अव्ययी भाव समास। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले अव्ययी भाव समास भी बता देंगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर सीरियली समझा जाए तो और बढ़िया लगेगा। तो पहले आप समझिए क्या बाबू रे, तत्पुरुष समास। क्या समझिए, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में बताए थे जिस समास का उत्तरखंड प्रधान हो, उत्तरखंड प्रधान, जिस समास में उत्तरखंड प्रधान हो ऐसे समास को क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास। और उत्तरखंड क्या होता है, जो अंतिम वाले पद होते हैं ना, जो अंतिम वाले पद होते हैं उसी को हम लोग उत्तरखंड कहते हैं। जैसे अगर बात करें राजमंत्री, राजा का मंत्री, तो मंत्री तो है लेकिन किसका है, राजा। अभी मत लिखो, कलम मत चलाओ, तो फिर लिखाएंगे ही, समझाएंगे ना, ध्यान दो। कभी भी हम जब क्लास में आ गए हैं, पढ़ा रहे हैं, ना तो तुम्हारा कलम चलना चाहिए ना तो मुंह चलना चाहिए, केवल ध्यान से मेरे बातों को सुनना होगा। समझ गया बात को।
ठीक है, दोबारा कभी गलती नहीं करना मेरे क्लास में, पहले बोल दिए। तो चलो समझ में आएगी बात। जिसका उत्तरखंड प्रधान हो ऐसे समास को हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। उत्तरखंड समझ में आ रहा है, अंतिम वाले पद को ही हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरखंड कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे राज मंत्री, ये मंत्री शब्द जो है उत्तरखंड है, तो मंत्री तो है लेकिन किसका, राजा का। गंगा जल, जल तो है किसका, गंगा का। तो ये सब समास में कौन सा समास है, तो ये समास तत्पुरुष समास। बोलिए समझ में आया बात। अब इसी राजमंत्री का विग्रह करेंगे तो आएगा राजा का मंत्री। अब सर समास से क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, किस टाइप से समास का प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आजकल बच्चा थ्योरी पढ़ लेता है, सारा चीज पढ़ लेता है, उसको पता नहीं होता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्योंकि बच्चा को केवल ये मतलब है पढ़ना है, पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन सोल्व करना है ना। तो क्वेश्चन का टाइप टीचर, बहुत सारा टीचर है कि उस क्वेश्चन के टाइप को नहीं दिखाते, है ना, कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्या हम जो पढ़ा दिए इसी से क्वेश्चन आएगा, नहीं, क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी होता है ना, क्वेश्चन का पूछने का तरीका। अब तरीका क्या होता है ध्यान दो, पहला क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि राजमंत्री में कौन सा समास है। तो क्या आप समझ चुके हैं, बताइए आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। पहला टाइप का क्वेश्चन, कोई भी समस्त पद दिया रहेगा और पूछेगा उसमें डायरेक्ट कि उसमें कौन सा समास है। तो छह में से कोई आ सकता है ना। अगर छह में कोई नहीं आएगा तो समझ जाना, अगर छह में से कोई नहीं आएगा समझ जाना वह समास नहीं है ना। छह में तो आएगा ही, कोई समास के 6 भेद होते हैं, एक एक्स्ट्रा भी भेद होता है, एक्स्ट्रा एक समास होता है जिसका नाम है नए समास। क्या नाम है, नए समास, वो भी हम बताएंगे। तो राजमंत्री में कौन सा समास है, यहां से पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि तत्पुरुष। अब कहेगा बाबू राजा का मंत्री का विग्रह कीजिए, राजमंत्री का विग्रह कीजिए, तो राजा का मंत्री। या फिर कहेगा राजा का मंत्री का समस्त पद बताइए, तो ये राज। कितने तरह से क्वेश्चन मिले आपको, पहला क्वेश्चन कौन सा समास है राजमंत्री में, दूसरा राजमंत्री का विग्रह कीजिए ये, इसका समस्त पद लिखिए, ये 3 तरह का क्वेश्चन। चौथा तरह का क्वेश्चन आपको परिभाषा से पूछ सकता है कि जिस समास का उत्तरखंड प्रधान हो वह कहलाता है ऑप्शन वगैरह वगैरह, क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास। तो ये कितने तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूछने का तरीका बता दिए, 4 तरह से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष के बाद बात करेंगे हम लोग कर्मधारय समास पर। क्या बात करेंगे, जिस समास में विशेष विशेषण हो, विशेष विशेषण मतलब ही हो गया तुम्हारा उपमान उपमेय, और विशेष विशेषण हम पढ़ा के रख चुके हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं नील गाय, क्या बात करते हैं, नील गाय, तो गाय की विशेषता है कि भैया गाय कैसी है, नीला, गाय की विशेषता है ना। तो इसमें विशेष विशेषण आया कि नहीं, नील गाय। अब कौन गाय नीली है ये क्लियर हो रहा है क्या, मतलब नीली गाय है कौन है, उसका नाम क्लियर हो रहा है क्या, नहीं। तो कर्मधारय और बहुब्रीहि में एक थोड़ा सा मेजर अंतर भी तुमको नजर आएगा। बहुब्रीहि समास में भी विशेषता बताएगा, लेकिन उस विशेषता से विशेष अर्थ ले लेगा, उस विशेषता से विशेष रूप का ग्रहण कर लेगा। ठीक है, वो साधारण अर्थ नहीं रहेगा, इसमें समान अर्थ रहेगा कर्मधारय समास में, लेकिन बहुब्रीहि समास में समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करेगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, उदर का मतलब पेट, लंबा है उदर पेट, लेकिन ये क्लियर है कि आखिर में कौन है, गणेश, भगवान गणेश। लेकिन क्या नील गाय, नीला है गाय, गाय की विशेषता है कि वो गाय नीली है, तो वो खास गाय है, विशेष गाय है, लेकिन आखिर में कौन है ये क्लियर है। अगर क्लियर नहीं रहे तो वह कर्मधारय समास होता है, अगर क्लियर हो जाए, यही कारण है कि वीणा पानी जिसके हाथ में वीणा हो, क्लियर है, मां सरस्वती, पीला वस्त्र धारण करने वाला भगवान विष्णु, क्लियर है, बहुब्रीहि। ठीक है, गजानन, हाथी जैसा मुंह, क्लियर है, बहुब्रीहि। चक्र पानी जिसके हाथ में चक्र हो, विष्णु, क्लियर है, बहुब्रीहि समास होगा। अगर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है तो समास आपका क्या होगा, नील गाय। गाय की विशेषता है कि गाय कैसी है,
नीला। तो कहने का मतलब है कि इसमें विशेष विशेषण आया, नहीं आया? नील गाय, गाय की विशेषता बतला रहा है ना, इसमें विशेष विशेषण आया। इसमें भी विशेष विशेषण के साथ किसी अन्य का रूप ग्रहण कर लिया, विशेष रूप ग्रहण कर लिया, विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, तो हम लोग इस समास को क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, तो ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो क्या कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर समझा? कभी कभी यह प्रश्न पूछ देगा, नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात कौन? महादेव। कंठ की विशेषता है कि भाई रे नीला है, नीला है, कंठ से पता नहीं चला, नीलकंठ से हमको पता चला कि नहीं कौन है, लेकिन नील गाय से पता चला कौन है? अगर क्लियर हो जाए तो वह समास बहुव्रीहि, अगर क्लियर नहीं है कर्मधारय। अब यहां पर कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है, ऑप्शन में थोड़ा सा जो है लोगों को फंसाने का काम किया जाता है कि अगर पूछ देगा कि नीलकंठ में कौन सा समास है, अब बहुव्रीहि है ही नहीं ऑप्शन में, बहुव्रीहि, तो क्या मारेंगे? कर्मधारय मारेंगे। क्यों? क्योंकि कंठ की विशेषता भी तो बतला रहा है, नीला है, विशेष विशेषण उसमें आया कि नहीं? ये कब मारेंगे? जब बहुव्रीहि नहीं रहेगा। अगर तुमको पूछेगा नीलकंठ और कर्मधारय भी रहेगा, बहुव्रीहि रहेगा, तो हम कर्मधारय कहियो ने मारेंगे, क्योंकि नीलकंठ से पता चल गया नीला है जो कंठ, वह नीला है जो कंठ कौन होगा? भगवान शंकर। तो उस स्थिति में हम क्या देंगे? बहुव्रीहि समास देंगे। बोलो समझ में आया? जितने भी बहुव्रीहि समास होते हैं, जितने भी, सब समास जो है वह क्या होगा? जितने भी बहुव्रीहि समास होगा वह सब समास क्या होगा? कर्मधारय होगा ही नहीं होगा कर्मधारय, क्योंकि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कर्मधारय मारेंगे। बंद करो ना रे, मुंह देख रहा है। चलो हो गया, बोलो कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? आइए, उसके बाद बहुव्रीहि समास समझ गए, कर्मधारय समास समझ गए। अब अगला समास समझाना है आपको, तत्पुरुष समास भी समझ गए। अब अगला समास समझाना है आपको द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो, माता पिता भाई बहन, है ना, जिसका दोनों पद प्रधान हो, ऐसे समास को हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। क्लियर है? भाई बहन, माता पिता, पाप पुण्य, भात दाल, ये एक दूसरे का पूरक, मालिक नौकर एक दूसरे का उल्टा होगा, तो वह क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। अब द्विगु समास, ये द्वि का मतलब होता है बाबू रे दो, और ये दो का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, अब संख्या के रूप में हो, ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं। जैसे रात में भी पढ़ाए थे, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पंच का मतलब पांच, संख्या को बतला रहा है, ये द्विगु समास। उसके बाद बताए थे चौराहा, संख्या को बतला रहा है, चार राहों का जहां मिलन हो, तो कौन सा समास? त्रिफला, त्रि का मतलब तीन, संख्या को बतला रहा है, कौन सा समास? तो द्विगु समास का परिभाषा ये हुआ, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, ऐसे समास को क्या कहा जाता है? द्विगु समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऐसे समास को क्या कहते हैं? तो ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। अरे मारे, देखेगा तुम पढ़ा रहे हैं ना, तुमको अलग से समझाएंगे हम। काहे गप कर रहा था? तुम गप करता है तो हमको दिक्कत नहीं, तुम नहीं समझता, लेकिन तुम गप करता है तो हमको डिस्टर्ब होता है कि हम कैसे समझाएंगे। कोई आदमी काम कर रहा है, उसके बीच तुम आकर के पागलपंती करेगा तो काम करेगा? तुम नहीं पढ़ रहा है, चले जाओ बाहर, तुमको नहीं पढ़ना है मुड़ी गांथ के सो जा, लेकिन गप मत करो तुम। अभी हमको डिस्टर्ब दिया ना तुम 2 मिनट है। एक टीचर अच्छा तभी पढ़ा सकता है जब वो पूरे एकदम खुश रहे, खुश मियाज रहे, तब एक अच्छा टीचर अच्छा पढ़ा सकता है। चाहे उसको फैमिली का टेंशन हो, परिवार का टेंशन हो, घर का टेंशन हो, कहीं अच्छा नहीं पढ़ा सकता है। और हम लोग टेंशन लेते ही नहीं है। समझ में आया बात? जो क्या करता है, कौन क्या करता है, हमको कोई मतलब नहीं। हम क्या करते हैं, हमको अपने आप से मतलब, हमको किसी आदमी से भी मतलब नहीं है, हमको कोई आदमी से मतलब नहीं है। हम अपना रूम में रहते हैं, रूम में सोते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी काम करना हम अपना काम करते हैं। बाहर में कौन आया कौन गया हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम दुनिया से अगर मतलब रखेंगे, दुनिया से अगर टेंशन में रखेंगे, तो फिर हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि रास्ते में बहुत सारे कुत्ता रहते हैं, तो आपको कुत्ता से लड़ना है कि मंजिल पर पहुंचना है? अगर आप कुत्ता से लड़ते रहेंगे तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए कुत्ता को छोड़ना होगा, कुत्ता से पीछा हटाना होगा। कुत्ता बगल में है,
भोंक रहा है, भोंकने दीजिए, आप साइड से निकल जाइए। तो बात हम कर रहे थे, अब बात करेंगे अव्ययी भाव समास। हाँ, जब इंसान है एक बार समझा दिए तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। तुम नया थोड़ा आया है, नया थोड़ा आया है कि चलो आज पहली क्लास आए हैं नहीं समझ में आया। कोई भी टीचर ऐसा थोड़ा है कि बोले नहीं हम पढ़ा रहे तुम हल्ला करो। चलो उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या, ये हो गया तुम्हारा द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद बहुव्रीहि समास। अभी पता चलेगा कौन कितना समझा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी समास खत्म करने दो, उसके बाद एक एक करके सबसे पूछेंगे बताओ इसमें क्या बताए थे, इसमें क्या बताए थे, और तब देखना, तब इसे जूता लेकर के नहीं मारे तब तुम कहना। द्वंद्व समास में चौराहा बताए थे, द्विगु समास में बताए थे जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जिसका पहला पद संख्यावाची हो। ये सब चीज ना तुमको समझना होता है, केवल परिभाषा लिख करके ढड्डा से कॉपी भरने से मतलब नहीं है। समझ में आया, लॉजिक याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, खुद से परिभाषा बनाओ। द्विगु, द्विगु मतलब दो, संख्या को बतला रहा है, बोल देंगे जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो गया, या जिसमें संख्या बतलाता हो गया, है ना। तुमको ऑब्जेक्टिव सोल्व कराना है ना। चलो मुंह बंद करो। द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, कर्मधारय हो गया, तत्पुरुष हो गया, बहुव्रीहि हो गया, बचा है अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, या फिर